स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल टेक सॉल्यूशंस में, जिसमें आज हम एक बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन के अंतर्गत टीसीएस प्रोविजन में एक सब सेक्शन ऐड करा है, सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H फॉर टीसीएस फॉर सेल्स ऑफ गुड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में क्या क्या पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ये जो टीसीएस फॉर सेल ऑफ गुड्स है, ये इसके लीगल प्रोविजंस क्या क्या है, साथ ही में ये कौन से गुड्स हैं जो कि टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स के अंतर्गत आते हैं, साथ ही बायर्स कौन होंगे, सेलर्स कौन होंगे, साथ ही कि ये जो टीसीएस है वो किस फाइनेंशियल ईयर को देख के लगेगा या फिर इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, साथ ही किस वैल्यू पे टीसीएस लगेगा, क्या रेट होगा इसका, और प्रैक्टिकली हम इसे कैसे अप्लाई कर पाएंगे इसमें। तो लीगल प्रोविजन जो इसका कहता है सेक्शन 206C 1H कि कोई भी पर्सन तब सेलर माना जाएगा जब वो कोई अमाउंट रिसीव करेगा या कोई एग्रीगेट वैल्यू रिसीव करेगा जो कि 50 लाख से ज़्यादा होगी और उसमें आपकी 50 लाख से ज़्यादा वैल्यू रिसीव करेगा, साथ ही में वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अगर उसने करा है प्रीवियस ईयर में, या फिर कोई भी इन सब सेक्शन में 1F 1G और जो भी इनमें गुड्स आते हैं, इन सब गुड्स के अलावा अगर उसने कुछ भी सेल करा है जिसके अगेंस्ट में उसको 50 लाख रुपीस मिले हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसे 0.1% ऑफ दैट कंसिडरेशन टीसीएस काटना है। तो ये थोड़ी लीगल लैंग्वेज है तो इसलिए थोड़ा कम समझ आएगा। हम आगे चलते हैं सो दैट इट कैन बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द प्रोविजंस। तो हम अपने एग्जांपल के साथ चालू करते हैं। मान लीजिए मिस्टर ए हैं और ये मिस बी हैं, इन दोनों में आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर 1920 में 1 करोड़ रुपीस का, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 12 करोड़ रुपीस, जिसमें 1 करोड़ रुपीस इन्होंने पे करा फाइनेंशियल ईयर 2021 में। ये 2021 में जो इन्होंने पे करा है 1 करोड़ रुपीस, ये अप टू 30 सितंबर करा है, दैट इज कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 सितंबर 2020 तक इन्होंने 1 करोड़ रुपीस पे कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में जो हुआ वो हुआ 12 करोड़ रुपीस का। साथ ही में हमें ये देखना है कि क्या ये जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये 1 अक्टूबर 2020 के बाद टीसीएस के प्रोविजंस में इंक्लूड होगा या नहीं, जिसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो इनके बीच में डीलिंग हुई है उसमें जो गुड्स इन्वॉल्व हैं वो गुड्स जो है वो टीसीएस के प्रोविजंस के अंदर आते भी हैं या नहीं आते। तो इस पर्टिकुलर टीसीएस प्रोविजंस के अंदर गुड्स कौन से इंक्लूड होंगे, तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में गुड्स की डिफाइन दी गई है, जिसमें कहा गया कि गुड्स वो सब होंगे जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे, जैसे कि आपका स्टॉक्स हो गया, शेयर्स हो गए, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स, या कुछ भी चीज जो लैंड से अटैच है जो कि सेल से पहले या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ है उन दोनों पार्टीज के बीच में, उसके बीच में एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो गुड्स है। इसमें जैसे हमने शुरू में डिस्कस करा था प्रोविजन में कि इसमें कुछ आइटम एक्सक्लूड होंगी, जैसे कि एक्सपोर्ट, और साथ ही में 1G 1H में जो भी 1H और 1F में जो भी आइटम्स आई थी, जैसे एक्शनेबल क्लेम्स, लिकर, टेंडुलिप्स, टिम्बर, स्क्रैप, मिनरल्स, मोटर व्हीकल, तो ये सब आइटम्स इसमें एक्सक्लूड करिए क्योंकि इन पे ऑलरेडी कोई ना कोई टीसीएस प्रोविजंस पहले से लगे हुए हैं। ये जो सेल्स ऑफ गुड्स है इस पे पहली बार टीसीएस प्रोविजंस लगे हैं नॉर्मल गुड्स पे। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि बायर कौन है। अब हमें गुड्स पता लग गए कि ये जो दोनों बंदे हमारे डील कर रहे हैं ये एक नॉर्मली हम मान लें कंज्यूमेबल गुड्स में डील कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू 12 करोड़ रुपीस है, जिसके लिए इन्होंने 1 करोड़ रुपए पे भी कर दिया है। तो अब हमें देखना है कि मिस बी क्या एलिजिबल बायर है। तो बायर एज पर द प्रोविजंस ऑफ टीसीएस वो होंगे जो कोई भी गुड्स खरीदते हैं, पर वो बायर कौन नहीं होने चाहिए, मतलब सारे बायर्स इंक्लूड होंगे इसमें एक्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एम्बेसी, और मतलब जितने भी आप
सकते हैं कि जितने भी आपको यहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन पे, साथ ही में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सबको एक्सक्लूड कर दिया गवर्नमेंट ने इसमें, कि आप जो प्राइवेट मेंबर्स जो भी खरीद रहे हैं तो वो सब टीसीएस के लिए लायबल हो गए, कि एलिजिबल बायर्स हो गए, गवर्नमेंट नहीं होगी। बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है टीसीएस लाने का वो ये है कि जो हमारे यहाँ पे थोड़ा फॉर्जरी कह सकते हैं आपकी होती है, कि हम गुड्स परचेज तो करते हैं एक्स अमाउंट के, और हम उससे भी कम वैल्यू के दिखाते हैं कि हमने परचेज करी है। क्यों? क्योंकि सेलर से हमारी डीलिंग होती है कि तू भी कम रिटर्न फाइल करियो और तू भी गवर्नमेंट को कम टैक्स दियो, तो थोड़ा हमें तो बेनिफिट पास ऑन कर दे, तो हम भी अपने इतनी डिक्लेयर करेंगे। तो ये सब चीज इन्होंने हटाने के लिए टीसीएस प्रोविजंस लाए हैं, जिसमें इन्होंने बायर को डिफाइन कर दिया है कि सारे वो बंदे गवर्नमेंट से अलग, साथ ही लोकल अथॉरिटी से अलग, और साथ ही जो बंदे गवर्नमेंट डिफाइन करेगी ऑफिशियल गैजेट के थ्रू नोटिफिकेशन के अंदर। इसके बाद चलते हैं कि बायर पता चल गए, हमें गुड्स पता चल गए, अब सेलर का पता करना है कि सेलर कौन है। तो सेलर वो बंदा है जिसकी सेल्स हुई है, या उसको ग्रॉस रिसिप्ट मिली है, या टर्नओवर उसकी बिजनेस की 10 करोड़ रुपीज से ज्यादा है। कितनी वैल्यू? 10 करोड़ रुपीज इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सेल्स ऑफ गुड्स इज कैरिड आउट। मतलब कि सेलर वो बंदा है, जैसे हम दोनों का बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ मिस बी और मिस्टर ए का 12 करोड़ रुपीज का फाइनेंशियल ईयर 1920 में, तो वो 10 करोड़ रुपीज से ज्यादा वैल्यू का था और वो एलिजिबल बायर भी थी। साथ में हमें क्या देखना है कि वो जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है उसी में वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, या उसी में वो सेल्स जनरेट हुई हो। तो अब हमारे इस एग्जांपल में कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनेंशियल ईयर 1920 में हुआ है, 10 करोड़ रुपीज से ज्यादा का भी है, और उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स इज मैंडेटरी। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी कहती है कि जैसे भी पिछले हमने पढ़ा था कि नोटिफिकेशन के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कौन पर्सन इसमें इंक्लूड नहीं होगा एज अ सेलर। आगे चलते हैं कि जब हमें ये पता लग गया बायर भी एलिजिबल, बायर कौन है, एलिजिबल सेलर कौन है, और जिस गुड्स में हम डील कर रहे हैं वो गुड्स क्या है, इसके बाद हमें ये देखना है कि जब तीनों चीज पता चल गई तो अब हमें इस पे टीसीएस लगा देना है, या इसके लिए भी कुछ कंडीशंस डिफाइन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि जब तक आपकी दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई ना हो जाए आपको टीसीएस नहीं लगाना है। मतलब कोई भी टीसीएस लगाने के लिए आपको ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इस प्रोविजन के अंदर। इसमें कहा गया कि जो आपकी सेल्स कंसिडरेशन होगी वो अगर 1 अक्टूबर 2020 के बाद 50 लाख सॉरी, अगर आपकी जो भी सेल्स कंसिडरेशन है वो 50 लाख से ज्यादा है अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स, मतलब आपने खाली गुड्स की सेल करी है, इसमें कौन सी सेल इंक्लूड नहीं होगी? जो कि एक्सपोर्ट करी है आपने, या फिर जो अभी हमने एक्सक्लूड करे थे ना गुड्स की डेफिनेशन में से, जैसे टेंडू लीव्स वगैरह, स्क्रैप वगैरह, तो वो सब चीज की सेल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी गुड्स की सेल करी है जिनकी वैल्यू 50 लाख रुपीज आपको कंसिडरेशन रिसीव हुई है करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो वो आपको तब टीसीएस काटना है। साथ में कौन सी कंडीशन? कि अगर आपकी 10 करोड़ रुपीज से ज्यादा की टर्नओवर हो गई है इस फाइनेंशियल ईयर में, अगर आपकी इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपीज से ज्यादा की टर्नओवर हो गई है, साथ में आपको 50 लाख रुपीज मिल गए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, दो चीजें इस बात का ध्यान रखना, जो 10 करोड़ रुपीज है ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में देखने हैं जिसमें कि सेल ऑफ गुड्स इंक्लूड होनी चाहिए, साथ ही साथ इस फाइनेंशियल ईयर में हमें 50 लाख रुपीज देखने हैं। बस जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हमें टीसीएस काटने के लिए लायबल हो जाएगा, टीसीएस कलेक्ट करने के लिए लायबल हो जाएगा सेलर। इसके बाद देखते हैं कि जो टीसीएस है वो किस वैल्यू पे कटेगा। अब हमें ये पता चलेगा कि बायर कौन एलिजिबल है, सेलर भी एलिजिबल है, गुड्स भी हमारे एलिजिबल है, साथ में कंडीशंस भी सेटिस्फाई कर रही है हमारी। 12 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है और 1 करोड़ रुपए उसने हमें जून तक दे दिए हैं, अप्रैल से जून तक दे दिए हैं। तो हमें पता करना है कि अब जैसे 1 अक्टूबर आ गया तो हमें किस वैल्यू पे काटना है, साथ में वो कितनी अमाउंट पे कटेगा। तो वैल्यू पता करने के लिए टैक्सेबल वैल्यू पे काटें या फिर इनवॉइस वैल्यू पे काटें। अब हमें ये दोनों चीज में बहुत कंफ्यूजन है कि ये वैल्यू कौन सी है। तो
ये जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में बताया है, क्लैरिफिकेशन अभी आई थी, एक गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन निकाली है जिसमें बताया कि इनवॉइस वैल्यू जो है उस पे हमें टीसीएस कलेक्ट करना है, क्योंकि शुरू में भी हमने पढ़ा कि ग्रॉस रिसिप्ट पे जितनी भी वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू हमें इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस रिसिप्ट रिसीव हो रही है उस पे हमें टीसीएस काटना है, जिसमें आपका जीएसटी भी इंक्लूड हो जाएगा, साथ में आपका सब एक्सक्लूड हो जाएंगे, डिस्काउंट, क्रेडिट नोट वगैरह, ये सब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद चलते हैं कि इनवॉइस वैल्यू में क्या क्या होगा हमारा इंक्लूड। अब जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि इनवॉइस वैल्यू है तो उसमें क्या चीज इंक्लूड होगी और क्या चीज एक्सक्लूड होगी। तो अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दिया, इस पे बहुत लोगों को कंफ्यूजन था कि इन्होंने कहा कि इसमें कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी, मतलब कि जो भी आपने सेल करी साल के शुरू से लेके और उसमें आपको अमाउंट रिसीव होगी इनवॉइस वैल्यू के ऊपर। मान लीजिए आपने 12 करोड़ रुपए का एग्जांपल था हमारा कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें से अभी तक 1 करोड़ रुपए की सेल हुई है, तो उस 1 करोड़ रुपए की सेल के अगेंस्ट में हमने कस्टमर को इनवॉइस दिया होगा 1 करोड़ रुपए का, उसने हमें 1 करोड़ रुपए पूरा दे दिया, तो हमें अब जो टीसीएस काटना है वो पूरा 1 करोड़ रुपए पे काटना है। इसमें हमें जीएसटी और सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड करने हैं, साथ में कोई भी सेल रिटर्न होगी या डिस्काउंट होगी उसका कोई भी इफेक्ट नहीं लेना। मतलब कि टोटल जो इनवॉइस आप, मतलब जो पॉजिटिव आइटम्स है ना बुक्स में, उस पे आपको टीसीएस काटना है। गवर्नमेंट साफ कह रही है कि आपको पॉजिटिव आइटम पे तो टीसीएस मुझे दे दो, नेगेटिव पे अभी कोई इस पे गवर्नमेंट का जजमेंट नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। साथ में उन्होंने एक बात और कह दी है कि जैसे भी जो भी आपकी नेगेटिव वैल्यू होंगी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मान लीजिए आपने 1 करोड़ रुपीज की सप्लाई करी जिसमें से उन्होंने 10 लाख का माल वापसी दे दिया और आपने क्रेडिट नोट जनरेट कर दिया, तो आपको जो टीसीएस काटना है वो 1 करोड़ रुपीज पे कलेक्ट करना है। आपको ये नहीं है कि आप 90 लाख पे आप टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे, आपको 1 करोड़ पे करना है। जो भी साल के एंड में फिर जाके आपका जो नेट इफेक्ट होगा वो आप गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि हमने अभी देखा, जितनी भी ग्रॉस वैल्यू रिसीव्ड हुई है करंट फाइनेंशियल ईयर में, इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर माइनस 50 लाख। इसका मतलब ये है कि जैसे ये गवर्नमेंट ने जो प्रोविजन निकाला है, ये एक आप कह सकते हैं प्रोस्पेक्टिव प्रोविजन है, जो कि 1 अक्टूबर 2020 के आगे से एप्लीकेबल होगा। मतलब कि उसने आपको 1 करोड़ रुपए दिए थे अप्रैल से जून के अंदर, आज वो 1 अप्रैल को, आप 1 अक्टूबर 2020 को 50 लाख रुपए और दे देता है। तो आपको जो टीसीएस भरना है वो अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर की आपकी टोटल ग्रॉस रिसिप्ट हो गई 1 करोड़ 50 लाख रुपीज, उसमें से माइनस 50 लाख, तो आपको 1 करोड़ रुपए पे 0.1% भर देना है। रेट्स क्या है इसके, ये हम आगे देखते हैं। तो रेट्स के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि आप नॉर्मल, अगर आपकी जो हमने वैल्यू की कैलकुलेशन करी उस वैल्यू के हिसाब से अगर देखें तो 50 लाख पे अगर हमारी 50 लाख रुपीज माइनस करके जितनी भी वैल्यू आ रही है हमारी 1 अक्टूबर के बाद पूरे फाइनेंशियल ईयर की जोड़ के, उसका हमें 0.1% टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कर देना है। साथ ही में अगर बायर आपका पैन नंबर या अपना आधार नंबर नहीं देता तो आपको उसका 1% टीसीएस काटना है। साथ में कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने भी एक नोटिफिकेशन निकाली थी जिसमें सभी टीडीएस और टीसीएस रेट 25% तक कम कर दिए थे 31 मार्च 2021 तक। तो सेम प्रोविजन यहाँ भी अप्लाई होगा और आपका 0.075% इसमें आप कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करेंगे 31 मार्च 2021 तक, और इसके बाद आप 0.1% ही इसका कंटिन्यू करेंगे फर्दर नोटिफिकेशन तक, अगर कोई गवर्नमेंट नहीं निकालती तो। इसके बाद हमें देखना है कि अब हमने रेट भी पता कर लिया, वैल्यू भी पता कर ली, बायर सेलर भी एलिजिबल है, गुड्स भी हमारे एलिजिबल है, तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए हमने आज सेल करी तो हम इनवॉइस के ऊपर टीसीएस का वो लगा के थे, और गवर्नमेंट एक तरफ कह रही है कि आपको जितने का इनवॉइस दोगे उसकी जितनी वैल्यू रिसीव होगी तो आपको पूरे पे देना है, तो डबल टैक्स भी हो सकता है। हमें क्या करना है इसके लिए, तो अल्टरनेटिव निकाले हमने इसके लिए कि या तो टीसीएस हम इनवॉइस पे दें लगा के, तो उससे क्या होगा कि एक तो हमें पेबल और रिसीवेबल के हिसाब से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। साथ में अगर उसने मान लीजिए सेल्स हुई आपकी फाइनेंशियल ईयर 1920 में, कुछ पैसा उसने दिया आपका 2021 में, तो वो क्या करेगा कि उसने सोचा कि 2021 में कुछ पैसा देगा पर उसने ना देगा, वो कहता है कि एक काम करता हूँ मैं तुझे ना
21-22 में देता हूँ पैसा। ये 21-22 में देगा। और तो अब उसने सोचा कि 2021 में पैसा ना दे के आगे वाले साल में पैसा देगा। तो हो सकता है कि उसकी 2021 में वो 10 करोड़ वाली जो हमारी कंडीशन थी वो फुलफिल ना हो। तो इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट का टीसीएस का लॉस होगा, जिसके लिए वो आपको स्यू कर सकती है और फर्दर लिटिगेशंस होंगे। तो मेरी तरफ से तो ये बेस्ट रहेगा कि आप एक जो भी कलेक्शन हो आपकी 1 अक्टूबर के बाद, उसके लिए आप एक फर्दर डेबिट नोट इशू कर दें, जो कि जीएसटी प्रोविजंस में भी दे रखा है सेक्शन 15 में, कि जो भी आप डेबिट नोट इशू करोगे जिसमें कि टैक्सेस वगैरह होंगे, तो वो आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जीएसटी में इंक्लूड नहीं होंगे। तो इसके लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि आपको अपने सिस्टम में एक डेबिट नोट की अलग सीरीज बनानी है टीसीएस के लिए। तो आपके जितने भी जो भी आपकी कलेक्शंस होंगी 1 अक्टूबर के बाद, तो उन पे आपको, अगर आपकी दोनों वही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा की आपके प्रीवियस ईयर में सेल हो और इस फाइनेंशियल ईयर में आपने 50 लाख से ज़्यादा रिसीव करा हो, तो आपको 1 अक्टूबर को जितना भी आपने अमाउंट इस फाइनेंशियल ईयर में रिसीव करा है माइनस 50 लाख, जो भी वैल्यू आती है उस पर 0.1% जमा करना है, अगर वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। साथ में उस इनवॉइस वैल्यू पे जैसे ही आप कलेक्शन होगी उसके बाद उसे एक डेबिट नोट दे दीजिए, जिसके लिए वो आपको और एक्स्ट्रा पैसा दे देगा जो टीसीएस के नाम का, और वो आप फिर गवर्नमेंट को जमा कर दीजिए। इसके अलावा आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आपको कोई भी नई वीडियो डालने से बाद आपको पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही आगे मिलते हैं दोस्तों और नए टॉपिक के साथ। साथ ही अगर इसमें कोई और प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट वी कैन क्लियर दैट ऑल द थिंग्स एंड डू ऑल द कंप्लायंसेस नाइसली एंड क्लियरली। बाय बाय।